गुड मॉर्निंग और फ्रेंड सभी का डैफोडिल कोचिंग शिक्षण संस्थान में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं मनोज कुमार और अपना जो सब्जेक्ट है वो पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी भी कह सकते हैं, राजनीति विज्ञान। और हम पीछे वाले चैप्टर में हमने लास्ट वीडियो में अध्ययन कर रहे थे मौलिक अधिकारों का, कि हम जो अध्ययन कर रहे थे वो थे अपने मौलिक अधिकार, या इनको कह सकते हो आप राइट्स, इंग्लिश में राइट्स भी कह सकते हो, मूल अधिकार भी कह सकते हो। तो हमने पढ़ा लास्ट वीडियो में कि जो मौलिक अधिकार हैं सर्वप्रथम ब्रिटेन में बने थे लिखित, उसके बाद हमने पढ़ा कि लिखित हैं वो अमेरिका में, उसके बाद भारत ने 2 समितियों के माध्यम से ग्रहण किए और मूल संविधान में 7 मौलिक थे। और वर्तमान में पूछ ले कि 6 मौलिक अधिकार हैं, उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया था। अब पहला जो हमने पढ़ा था कल, समानता का अधिकार पढ़ा था कि समानता का जो अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक चलता है। पहला पढ़ा हमने 14 नंबर जो अनुच्छेद था कि कानून के समक्ष समानता, कि अपना जो कानून है उसके नजरिए में सभी क्या है, समान है। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा कि धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पे समानता। जैसे 15 नंबर हमने पढ़ा था, जैसे धर्म, लिंग, जाति, वर्ण, जन्म स्थान के आधार पे जो समानता है उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। इसका हमने एक अपवाद पढ़ा था, सामाजिकता। जैसे अपना समाज है वो आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? जैसे उदाहरण के तौर पे देखें कि धर्म के नाम पे जहां बहुसंख्य अनेक धर्म के लोग रहेंगे वो दूसरे धर्म के बारे में कटाक्ष करेंगे, तो अपना समाज ही कर रहा है ऐसा। वर्ण, रंग 2 ही प्रकार के होते हैं इंसान के, हमने पढ़ा था, श्वेत या अश्वेत। इनके बारे में कालियो दौड़ियो। इसके बाद पूछ ले आपसे कि महिला और पुरुष के मध्य में और जहां जन्म लेते हैं उसके आधार पे भेदभाव होता है। फिर हमने पढ़ा 16 नंबर में सरकारी नौकरियों में समानता के अवसर शर्त योग्यता के अनुसार। 17 नंबर हमने पढ़ा था, आपसे पूछ ले कि छुआछूत का अंत या असप्रियता का अंत। और 18 नंबर हमने जो पढ़ा था वो था उपाधियों का अंत। आज जो पढ़ेंगे वो इसका 2 नंबर पुत्र कहते या 2 नंबर मौलिक अधिकार कहते। 2 नंबर पूछ ले आपसे कि 2 नंबर जो था या 2 नंबर पुत्र वो था स्वतंत्रता का मूल अधिकार। 2 नंबर जो है वो है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। स्वतंत्रता तो हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता जो हमें मिली है कि जन्म से लेकर, आपसे पूछ ले कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो हमें स्वतंत्रता है कि हम कौन कौन से उनके बारे में चल रहा था। जैसे मैंने कहा था कि जो 2 नंबर जो पुत्र है उसे जब वो अलग हुआ था तो कमरे मिले थे 19 से 22 कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक वर्णन किसका मिलता है, स्वतंत्रता के अधिकार को मिलता है कि हम सभी प्रकार से या सभी रूपों से क्या हैं, स्वतंत्र हैं। आने जाने का, काम करने का या किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र हैं। जैसे बात करें कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अब पूछ ले कि भारत सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कि भारत का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कौन सा कहोगे, स्वतंत्रता के अधिकार को कहोगे कि मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा मौलिक अधिकार कौन सा है, वो हमें कहना है स्वतंत्रता के अधिकार को। इसमें पूछ ले कि हम चलेंगे अनुच्छेद 19 से प्रारंभ करेंगे। कौन से अनुच्छेद से? 19 से प्रारंभ करेंगे कि अनुच्छेद 19 में क्या लिखित है या क्या वर्णन मिलता है। अब देखो अनुच्छेद 19 के माध्यम से हमें आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में जो अपना बना था 1947 के समय 2 समितियों के माध्यम से बनाया गया था जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में अनुच्छेद 19
में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिली थी। कितने प्रकार की कहनी है भाई? 7। कि अनुच्छेद 19 के 7 द्वार हैं। कितने द्वार थे? 7 द्वार थे। जब हमने अनुच्छेद 19 को देखा हमें 7 द्वारों का पता चला। अब एक द्वार खराब हो गया तो द्वार कितने रहे? 6। कि हमें अपने आने जाने या कहीं पे जाने या बैठने की, घूमने की या सोने की, तो इस प्रकार से हमें 7 द्वार मिले थे। उन 7 द्वारों में से एक द्वार खराब हो गया तो वर्तमान में द्वार कितने बचे? 6। तो जो हम पढ़ रहे हैं कि अनुच्छेद 19, कौन सा पढ़े? 19 वर्तमान में कितनी है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो वर्तमान में कहोगे 6। तो मुख्य 7 द्वार बनाए गए थे और एक द्वार खराब हो गया तो कितने द्वार रहे? 6 द्वार रहे। अब देखो आपसे पूछ ले कि 6 कौन कौन से हैं, नाम लिख रहा हूं मैं। पहला जो है वो है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पहला जो हमें मिला है इसको हम कह सकते हैं 19(1) भी कह सकते हैं, 19(a) भी कह सकते हैं और 19(क) भी कह सकते हैं। तो 19(1) और 1 तो विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब पूछ ले विचार और अभिव्यक्ति की हमें जो स्वतंत्रता मिली है कि हम अपने विचारों को रखने के लिए क्या हैं? स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। क्या कह रहा है 1 नंबर? कि अपने विचारों का आदान प्रदान, कि मैं आपके सामने कोई बात रखता हूं तो मेरी को ये स्वतंत्रता है, आप मेरी बात सुन रहे हो, ये आपकी स्वतंत्रता है। तो विचारों के आदान प्रदान की जो स्वतंत्रता मिली है वो 19(1) में मिली है। लेकिन कहां तक मिली है ये पूछ ले आपसे कि जब मेरे विचार आपको सही समझ में न आए या आपको ठीक न लगे या आपको किसी भी प्रकार का दुख पहुंचता है तो आपसे ये आजादी है वो छीन ली जाएगी। कहने का मतलब सीधी सी बात है, गूंगा और बहरा बना दिया जाएगा। कद बना दिया जाएगा जब सामने बुरो लागे वो बात वो। तो ये कह रहा है 19(1). अब देखो कि 19(1) में एक और भी हमें स्वतंत्रता मिली है, वो है प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब होता है मीडिया की स्वतंत्रता। हमें आजादी मिली है, मीडिया की स्वतंत्रता की आजादी मिली है। लोक तंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है इसे, कि हम कहीं की भी घटनाओं को देख सकते हैं, वो हमें आजादी मिली है 19(1) के माध्यम से। तो 19(1) में जो स्वतंत्रता है वो 2 प्रकार की है। एक तो है विचार उनका आदान प्रदान, बोलने की आजादी मिली है, और दूसरा मीडिया की आजादी मिली है। और इसका मैंने कहा कहां तक मिली है कि जब तक सामने वाले को बुरा न लगे वहां तक मिली है। अब इससे आगे वाला पूछ ले कि 19(2) क्या है? संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। 2 नंबर द्वार क्या कह रहा है इसका कि 19 का 2 नंबर जो द्वार है वो क्या कह रहा है? संघ व संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अब पूछ ले संघ और संगठन कि हम अपने 2 का भी एक संगठन हो सकता है, 4 का भी संगठन हो सकता है, 10 का भी हो सकता है और 15 व्यक्तियों का भी हो सकता है, कि हम अपने कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार के संघ से जुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से संगठन से जुड़ सकते हैं। हमें आजादी मिली है, संघ का निर्माण करने की स्वतंत्रता मिली है। जैसे बात करें आरएसएस जो संघ है, संघ का नाम मैंने उदाहरण दे दिया, उस प्रकार का हम पूरे भारत में संघ बना सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। संगठन के अपना कार्य करने के लिए हम किसी भी संगठन से जुड़ सकते हैं। जैसे बात करें कि उदाहरण के तौर पे बजरंग दल का नाम सुना होगा, वो एक संगठन है। तो इस प्रकार के संगठन की हमें स्वतंत्रता मिली है। अब देखो कि जो इसमें संघ व संगठन बनाने की जो हमें स्वतंत्रता मिली है वो कहां तक मिली है? अगर आपसे पूछ ले कि अपने संघ या संगठन के माध्यम से भारत को हानि पहुंचती है या राष्ट्र के विरुद्ध गतिविधियों का संचालन होता है तो इसकी आजादी को क्या कर लिया जाएगा?
छीन लिया जाएगा, समाप्त कर दी जाएगी कि हम राष्ट्र के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकते, अपनी कोई ऐसी सूचना बाहर भी नहीं भेज सकते, शेयर नहीं कर सकते जिससे भारत को अहित होता हो या भारत को नुकसान होता हो, तब ये आजादी समाप्त हो जाएगी, हमसे छीन ली जाएगी। 3 नंबर पूछ ले आपसे, अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन कि 3 नंबर क्या कह रहा है कि एक तो होता है अस्त्र शस्त्र, हाथ से चलाए जाने वाला हथियार, और एक यंत्रों की सहायता से चलने वाला हथियार। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सम्मेलन में हिस्सा ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं, कहीं भी जाने की हमें स्वतंत्रता है, आजादी है कहीं भी, लेकिन अस्त्र शस्त्र रहित कह रहा है ये कि हम जहां शांतिपूर्वक सम्मेलन कर रहे हैं, जहां ऐसे मान लो कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, 20 से एकत्रित हो रहे हो, तो वो एक प्रकार का सम्मेलन है, तो वहां बगैर हथियारों के सम्मेलन कर सकते हैं कि भारत देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, हथियार वगैरह नहीं कर सकते, किस भारत की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगर ऐसा होता है कि भारत की संपत्ति को नुकसान हो रहा है, तो आपसे ये भी आजादी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। या फिर कई बार आप समाचारों में देखते होंगे कि वहां एक दल गुजर रहा था या सम्मेलन हो रहा था या बारात जा रही थी, वहां कुछ लड़कों ने फायरिंग की, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया? क्योंकि अस्त्र शस्त्र रहित शांति का हमें मिला है, न कि अस्त्र शस्त्र लेकर जाने की हमें आजादी मिली है। हम शांति से कहीं भी अपनी सभा का आयोजन कर सकते हैं। ये कौन सा कह रहा है? अनुच्छेद 19। 4 नंबर पूछ ले आपसे। 4 नंबर कहता है आपसे आपात भ्रमण की स्वतंत्रता। क्या कह रहा है? अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, मतलब बिना रोके बिना टोके हम कहीं भी किसी भी स्थान पे घूमने के लिए जा सकते हैं। जैसे बात करें कि आप राजस्थान के हो, आपको राजस्थान में सभी वस्तुएं आपने देख ली, आपका मन नहीं कर रहा है, हमें जाना है जूनागढ़, गुजरात वाला किला देखना है, वहां जाना है। या बात करें कि महाराष्ट्र में जाना है या हरियाणा में जाना है वहां की वस्तुओं को देखने के लिए, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, कहीं भी जाकर आप घूम सकते हो। लेकिन अगर दूसरे राज्य में आपको उस राज्य को लगा कि आप वहां पे उस राज्य के लिए खतरा बन रहे हो, अपने राज्य से दूसरे राज्य में घूमने के लिए चले गए या अपने ही राज्य में कहीं घूमने के लिए गए हुए हो, वहां अगर ये लगा आपकी गतिविधियों से कि आप वहां पर खतरा बन रहे हो या आपसे वहां खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो आपसे ये भी आजादी क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। आपको कुमलगढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग भी नहीं देखने दिया जाएगा, रह जाओगी बगैर देखे हुए, सबसे बढ़िया दुर्ग है वो। इसके बाद 5 नंबर पूछ ले आपसे, कहता है आबाद निवास की स्वतंत्रता। आबाद निवास की स्वतंत्रता। आबाद निवास कि भारत के किसी भी स्थान पर कहीं पर भी जाकर आप रह सकते हो, स्थायी निवास स्थान बना सकते हो। भारत के 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों में आपको जो अच्छा लगे वहां जाके अपना निवास स्थान बना सकते हो, रह सकते हो। ये हमें क्या मिली है, आजादी मिली है। अगर आप वहां रहते हो और वहां पर आपकी गतिविधियों से खतरा महसूस हुआ दूसरे राज्य में या दूसरे क्षेत्र में, तो वहां से आपको निकाल दिया जाएगा और ये आजादी भी छीन ली जाएगी। फिर पूछ ले कि 6 नंबर जो वर्तमान में है, 6 नंबर लास्ट इसकी, तो वो क्या बताओगे? 6 नंबर है वृत्ति व कारोबार की स्वतंत्रता।
वृत्ति व कारोबार की स्वतंत्रता, कि हमें अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी काम करने के लिए हम क्या हैं, स्वतंत्र। कहने का मतलब मजदूरी कर सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। आजीविका कमाने के लिए हमें क्या मिली है, स्वतंत्रता मिली है। कौन से माध्यम से, अनुच्छेद 19(7) आएगा। वैसे तो इसमें जो बीच में है वो क्या कर दिया, हटा दिया गया। अब देखो कौन सा हटाया है इसमें, जो था 7वां, मैं बार बार कह रहा हूँ 6 नंबर 7 आएगा। ये 19(6) को हटा दिया गया। अभी आपसे पूछ ले किसे हटा दिया गया, 19(6) को वर्तमान में। ठीक है, अब पूछ ले कि जो था संपत्ति अर्जित करने का, संपत्ति अर्जित करने का, अर्जित करने का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। कि जो 19 का एक द्वार था, जो मैंने कहा था खराब हो गया है, वो था संपत्ति अर्जित करने का। इसे वर्तमान में क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। पूछ ले कि किसके माध्यम से इसे हटाया गया है, तो इसे कहोगे 44वें किस संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को। और कब हुआ था, सन 2 याद रखनी है, 1978 और 1979 में, कि 44वें संविधान संशोधन 1978 या 1979 द्वारा इसे वर्तमान में क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो हमने पढ़े 19 के पार्ट 6 पढ़े हैं हमने। 6 पार्टों में हमने अध्ययन किया कि मूल संविधान में 7 थे पार्ट और वर्तमान में कितने, 6। एक संपत्ति अर्जित करने के अधिकार को हटा दिया गया है, तो बचे हैं 6। अब आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि सबसे मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है। क्वेश्चन आ जाए ऐसा कि मौलिक अधिकारों में, किसमें भाई, मौलिक अधिकारों में, अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो अनुच्छेद बताओगे वो 19 बताओगे, कि मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 से है। अब पूछ ले कि आपातकाल की, क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि आपातकाल के दौरान सबसे पहले बंद होने वाला अनुच्छेद, आपातकाल के दौरान। मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा हो गया आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान सबसे पहले बंद कौन सा अनुच्छेद होता है, पहले बंद होने वाला भी अनुच्छेद है 19, की जब आपातकाल लागू होगा तो हमें हमारे द्वारा या हमारे जहां पे आपातकाल लगा है वहां से सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं हमसे क्या कर ली जाएगी, छीन ली जाएगी। तो मौलिक अधिकारों में सबसे बड़ा अनुच्छेद भी है और आपातकाल के दौरान सबसे पहले बंद भी होता है। तो हमने पढ़ा अनुच्छेद 19। इसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अब पूछ ले आपसे कि अनुच्छेद 20 में क्या कौन कौन सी बातें हैं। तो अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, दोष सिद्धि में संरक्षण। 20 नंबर जो कमरा है वो क्या कह रहा है हमें, दोष सिद्धि में संरक्षण, कि हम अपने द्वारा या अपने पे जो आरोप लगे हैं उन आरोपों से बचने के लिए हमें कौन सा अनुच्छेद मिला है, अनुच्छेद 20। कि कई बार गलत आरोप लग जाते हैं इंसान पे, उन आरोपों को से बचने के लिए या हम अपने आरोपों को जानने के लिए कि हमारे ऊपर ऐसा आरोप कौन सा आरोप लगाया गया है, तो वो कहोगे अनुच्छेद 20 की दोष सिद्धि। अगर इस प्रकार का अगर अपने ऊपर आरोप लग जाता है, उस आरोप से बचने के लिए हमें जो अनुच्छेद मिला है वो अनुच्छेद 20 मिला। जैसे अपनी भाषा में सीधी सी बात है कि लड़की पढ़ने खातर आवे और बाद जब पढ़ के घरे जावे तो कई बार के घर का कान पर भर दे कि थारी छोरी इया है। अब वह बाम घर का भी छोरी में कह बस कहीं तो पढ़ना है, कह कौन पढ़ना, तो के लगा दियो, दोष लगा दियो। तो इस प्रकार दोष ला जा बा लड़की सीधो अनुच्छेद 20 ने लेके कटे जाएगी, न्यायालय में लेके जाएगी और न्यायालय में जानता है बा दोष
गलत साबित हो गया, तो गलत साबित हो गया तो बिन पढ़ने ही किए वापिस से स्वतंत्रता मिली। तो कहने का मतलब कि गलत आरोप किसी भी प्रकार से लगते हैं तो वो अनुच्छेद 20 के माध्यम से हम अपना बचाव कर सकते हैं। इसके बाद पूछ ले आपसे कि अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 ये कहता है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। क्या कहता है भाई? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। जियो और जीने दो, जियो और जीने दो। हमें अनुच्छेद 21 कहता है कि हम न तो किसी व्यक्ति की हत्या कर सकते, व्यक्ति की तो दूर किसी प्राणी मात्र जीव की भी हम क्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं कर सकते, और न ही हमारी कोई प्राण छीन सकता। कहने का मतलब जहां तक संभव है हम वहां तक जी सकते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती है जिनकी वजह से मृत्यु को भी अपनाना पड़ता है। तो इसमें प्राण व दैहिक स्वतंत्रता की बात करें कि जियो और जीने दो, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते, तो इसमें पूछ ले एक इच्छा मृत्यु आती है। इच्छा मृत्यु कि व्यक्ति अपनी मर्जी से मर सकता है, इच्छा मृत्यु वही होती है। सुसाइड नहीं होता, याद रखना, आत्महत्या नहीं होती है इसमें इच्छा मृत्यु में। इच्छा मृत्यु वो होती है कि जब इंसान के ऐसी कोई लाज बीमारी लग जाए, ऐसी कोई बीमारी लग जाए जिससे वह ठीक नहीं हो सकता, वर्ल्ड में कहीं भी ठीक नहीं हो सकता, उस दौरान राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, किसकी मंजूरी से? राष्ट्रपति की मंजूरी से वह इच्छा मृत्यु ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता। तो आपको याद क्या रखना है कि ऐसी कोई लाइलाज बीमारी लग जाए जिससे हम ठीक नहीं हो सकते पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, तब हमें राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ेगी, तब इच्छा मृत्यु को हम ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। सुसाइड और आत्महत्या नहीं आएगी, ये दूसरे के कहने पे आती है भाई, याद रखना कि दूसरा व्यक्ति जब हमें उकसाता है तभी सुसाइड या आत्महत्या होती है, अन्यथा नहीं होती है। पूछ ले कि सर्वप्रथम नीदरलैंड देश ने, किसने भाई? कि सर्वप्रथम नीदरलैंड देश ने इच्छा मृत्यु को अपनाया था। इसके बाद इसमें एक और भी जोड़ दिया है भाई, 21A को जोड़ दिया है। किसको जोड़ दिया है आपसे पूछ ले? 21A को, कि 6 से 14 वर्ष तक बालकों को निःशुल्क शिक्षा, बालकों को निःशुल्क शिक्षा, कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बालक हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान 21A में किया गया है। और वर्तमान में की बात करें तो ये 6 से 18 वर्ष कर दी गई है। ये भी याद रखना कि वर्तमान में अभी पीछे प्रस्ताव पास हुआ था 6 से 18 कर दी, लेकिन अपने संविधान में अभी तक 6 से 14 वर्ष तक ही लिखी हुई है। तो 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 21A में। पूछ ले कि कब दिया गया, तो कहोगे 86वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2002, कि 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से इसे जोड़ा गया है। किसके माध्यम से? 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से। और 19 का लास्ट जो पार्ट रहा है इसका, स्वतंत्रता वाले का लास्ट अनुच्छेद 22 नंबर रहा है, 22 नंबर कमरा रहा है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण में संरक्षण, कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए पकड़ा जाता है, बंदी बनाया जाता है, तो उसके लिए बचने के लिए वह 24 घंटों के अंदर अंदर कारण जान सकता है कि मेरे को बंदी किस कारण किस अपराध में पकड़ा गया है। तो वो हमें मिला है अनुच्छेद 22 की किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो मुझे किस कारण किस
गुनाह पे गिरफ्तार कर रहे हैं वो जानने का हमें अधिकार होता है, और 24 घंटे के अंदर अंदर बंदी बनाए गए कारणों को बताना पड़ता है। तो आपसे पूछ ले कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को अपना पूरा हक होता है बात रखने का या कहने का कि मुझे किस कारण, तो वो कारण बताने पड़ते हैं, वो होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। या फिर कई बार ऐसा भी आता है इसमें कि किडनैप फिरौती जैसी घटनाएं होती है कि किसी व्यक्ति से बंदी बना के किडनैप वगैरह करते हैं, तो हम उस बंदी या किडनैप की घटनाओं को लेकर हम कहा जा सकते हैं कि न्यायालय में जा सकते हैं कि हम बंदी जो किडनैप किया गया तो उस व्यक्ति को भी अनुच्छेद 22 के माध्यम से सजा मिलेगी। तो किसी भी बिना कारण या किसी भी कारणवश गिरफ्तार किया जाता है तो बंदी बनाए गए कारणों को बताना ही क्या कहलाता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में संरक्षण कहलाता है। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, आपको यहाँ तक बातें समझ में आई है और आपने नोट भी की होगी, तो साथ साथ में नोट भी करते जाना, और जो भी बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हो।